जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनसे संबंधित ही कुछ प्रश्न जो यूपी टेट, यूपीएसएससी पेट और रीट डीएसएसबी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। प्रेमचंद का पूर्ण नाम धनपत राय था। वे एक गरीब परिवार में जन्मे थे और बनारस से आजमगढ़ जाने वाली जो सड़क है इस समय, और उसी सड़क के शहर के बीच 4 किलोमीटर दूर यानी 4 मील दूर पर लमही नामक एक गाँव है। बनारस में आजमगढ़ वाली रोड पर लमही नामक एक गांव है। उसी गांव में 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। 31 जुलाई 1880 को लमही नामक गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी के पिता का नाम अजायब लाल था और उनके पिताजी जो काम करते थे वो डाक मुंशी का काम करते थे। 7 वर्ष की ही अवस्था में प्रेमचंद की माताजी का और 14 वर्ष के जब प्रेमचंद हुए तो उनके पिताजी का देहावसान हो गया। घर तो बहुत गरीबी में ही बीता और इनका समय भी बड़ी गरीबी में रहा। पिता के देहांत के बाद इनके सिर पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। एक परिचय मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखते हैं। हिंदी उपन्यास में एक नए युग का प्रवर्तन मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया और मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास सेवा सदन है, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास जो सेवा सदन है उनका प्रकाशन काल 1918 रहा और मुंशी प्रेमचंद जी के ही नाम से एक उपन्यास के युग का आरंभ होता है। उपन्यास के युग का आरंभ शुरू होता है। ये उपन्यास सम्राट की संज्ञा भी इन्हें दी गई है। जैसे जैसे वे प्रौढ़ होते गए वैसे वैसे इनका नज़रिया बदलता गया। शुरुआत में आदर्शवादी लिखते थे, फिर जब ये प्रौढ़ होते गए और इनमें विद्वता जागती गई तब ये आदर्शवाद से उन्मुख होकर यथार्थ की तरफ अग्रसर हुए और गोदान जो इनका अंतिम उपन्यास है वो संपूर्ण यथार्थ पर ही लिखा गया कृषक त्रासदी का एक महागाथा है। गोदान कृषक त्रासदी की एक महागाथा है। हिंदी में प्रेमचंद जी का जो उपन्यास सेवा सदन था 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इससे भी पूर्व उनके कई उपन्यास जैसे प्रेमा, वरदान, मंगलसूत्र, गोदान आदि प्रकाशित हो चुके थे। आगे देखते हैं। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी उनके सिर पर आ पड़ी। जब तरुणाई अवस्था को अनुशासन देने वाले जब पिता ही नहीं रहे और घर में जो इनकी गृहस्थी संभालती इनकी माताजी भी नहीं रहीं तो अकेले हो गए और जिससे परिवार के खर्च का बोझ इन पर आ पड़ा और रोटी की चिंता होने लगी। ट्यूशन करके उन्होंने मैट्रिक पास किया, फिर बाकायदा स्कूल में मास्टरी की और निकल गए। नौकरी करते हुए उन्होंने एफए और बीए की परीक्षा पास की। एमए भी करना चाहते थे पर वे कर नहीं सके। इसका सुयोग उनके पास हुआ नहीं कि वे एमए कर पाएँ। स्कूल में मास्टरी के रास्ते चलते चलते वह सन 1821 में गोरखपुर उसमें डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुए। गोरखपुर में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुए और जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देने का बिगुल बजाया, अपने जो आंदोलन उन्होंने गांधी जी ने किया था तो उसमें उन्होंने बिगुल बजाया कि जो भी सरकारी नौकरी देश के युवा करते हों वे छोड़ दें। तो गांधी जी के कहने पर प्रेमचंद जी ने उस नौकरी से फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद कुछ रोज़ उन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में काम किया पर वह चल नहीं सका। फिर अंतिम दिनों के एक वर्ष को छोड़ के जो 34 से 35 वर्ष का है ये अंतिम वर्ष का इनका अंतिम वर्ष है और जो बम्बई की फिल्मी दुनिया है उस फिल्मी दुनिया में इनका दिन बीता है। बाकी इनका पूरा समय बनारस और लखनऊ में ही गुजरा है जहां इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और साथ ही अपना साहित्यिक सृजन करते रहे, साहित्य सर्जना करते रहे। 8 अक्टूबर 1936 को जरोदर रोग हो जाने के कारण इनका देहावसान हो गया। और प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, वरदान, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि और मंगलसूत्र, जो मंगलसूत्र अपूर्ण है, इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। अब आगे देखते हैं इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी की कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो जो सर्वश्रेष्ठ कहानी रही है उसने कहा था प्रेमचंद युग की पूर्व की युग की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी रही है।
उसने कहा था, किसने लिखा है? उसने कहा था, लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। यह प्रेम पर आधारित बहुत बेहतरीन रचना है कि सत्य प्रेम कैसे होता है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह जो छाया है वह कब प्रकाशित किया गया था? वह कब प्रकाशित किया गया? प्रसाद जी का पहला जो कहानी संग्रह छाया है वह प्रकाशित किया गया 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में प्रसाद जी का छाया नामक कहानी संग्रह प्रकाशित किया गया था। उसने कहा था, कहानी का मूल विषय क्या है? उसने कहा था, कहानी का मूल विषय क्या है? उसने कहा था, लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। इसमें लहना सिंह नाम का जो पात्र है वह प्रमुख पात्र रहा है, लहना सिंह। और उसमें जो आदर्श वाक्य यानी कहानी का मूल विषय था वह था आदर्श प्रेम, जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ये आजकल का प्रेम नहीं है कि इधर हुआ और उधर टूट गया। उस समय का प्रेम था कि जो एक आवाज़ पर तन मन धन वार देने, निछावर कर देने की बात करता है। आदर्श प्रेम की झलक जिसमें दिखाई पड़ती है, उसने कहा था। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? हिंदी में कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो मुंशी प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया? तो प्रेमचंद जी जो लिखते थे वो कहानी थी सोजे वतन। सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। प्रेमचंद की पहली कहानी, जो हिंदी में पहली कहानी उन्होंने लिखी, उस कहानी का क्या नाम है? प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम क्या था? तो वह था पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर उनकी हिंदी की पहली कहानी थी, जिसमें इनके परम मित्र जो कहानियाँ बताई गई, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बारे में कहानी थी, जो हम कक्षा 5 में से ही पढ़ते आए हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की इसमें प्रमुख पात्र हैं और कहानी पंच परमेश्वर के नाम से जानी जाती है कि पहली कहानी थी जो आदर्शवादी कहानी थी। पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? तो पंच परमेश्वर का प्रकाशन हुआ था 1916 ईस्वी में। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो जो कहानी है वह कहानी मानी जाती है कफन। इनमें घीसू और माधव नाम के जो प्रमुख पात्र हैं, और इसमें जो अति पिछड़ा वर्ग है, अति दलित वर्ग है, इनकी मजबूरियों को दिखाया गया है, किया गया। और प्रेमचंद जी की कहानी आदर्श से उन्मुख होकर यथार्थवाद की ओर लिखी गई है और इनकी अंतिम कहानी है कफन। कफन का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है, या कफन का प्रकाशन वर्ष कब है? तो कफन का कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1936। मानसरोवर में किसकी कहानियों का संकलन किया गया है? तो मानसरोवर में प्रेमचंद जी की ही कहानियों का संकलन किया गया है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो जो कहानी है पुरस्कार, यह प्रेमचंद जी की न होकर के यह है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, जयशंकर प्रसाद जी की। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं अरुण और ममता हैं। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? प्रेमचंद की कौन सी कहानी है जो आदर्शवादी नहीं है? तो वह है कफन। कफन कहानी आदर्शवादी न होकर के यथार्थवादी है। बाकी अन्य कहानियाँ जो हैं ये सब आदर्शवाद की तरफ हैं। प्रेमचंद की कौन सी कहानियों के विषय में कथन असत्य है? प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो जो प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कथन असत्य है, उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं। यह कथन असत्य है क्योंकि उन्होंने आदर्शवाद से उन्मुख होकर यथार्थवाद में भी लिखा है। बाकी इतिवृत्तात्मकता अधिक है, कथा शिल्प के उत्तरोत्तर विकास हुआ है। 1930 के बाद कहानियों के कथानक संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट होते गए। सब सही है, यही जो है गलत है। कथन असत्य है, उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? तो पूस की रात जो कहानी है वो यथार्थ वर्ग में आएगी और उसमें एक कृषक जो मजदूर बन जा रहा है धीरे धीरे, उसकी गाथा का चित्रण है, कृषक के मजदूर बनने में। और एक किसान
मजबूरी में कैसे अपना जीवन यापन करता है, उसमें हल्कू किस तरह रात में ठंड में अपनी पूरी रात बिताता है अपने झबरानामा कुत्ते के साथ। तो उसी कहानी का वर्णन है कि आज भी किसानों की दशा बड़ी दयनीय है। सरकारें दिल्ली के दफ्तर में एसी कमरों में बैठ के किसानों के प्रति अथाह बात करती हैं कि इनकी आय सुधर जाएगी, इनकी व्यवस्था सुधर जाएगी, इनकी जीवन शैली सुधर जाएगी। लेकिन सुधरी है जीवन शैली तो किसकी सुधरी है? पूंजीपतियों की जीवन शैली सुधरी है, पूंजीपतियों की आय दुगनी हुई है। और जिसकी लड़ाई हम किसान से बरसों पहले से लड़ते चले आए हैं और आज भी लड़ रहे हैं, जो किसान पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को इस समय अन्न पहुंचाने में सक्षम है, अन्न उत्पादन करने में सक्षम है, पूरे भारत को खाना खिला रहा है, उस किसान की व्यवस्था आज भी दयनीय है। कहीं न कहीं किसान शोषण का शिकार हो रहा है, पूंजीपतियों के द्वारा शोषण का शिकार हो रहा है। सरकारी ऑफिसों में जो कीमतें लगाई जाती हैं उन कीमतों में भी उसका शोषण हो रहा है। सरकार को यह सब पता है कि दलाल हर जगह बैठे हुए हैं, पर हर जगह कमीशन खोरी के कारण जो है किसान की दशा आज भी दयनीय है। तो हल्कू के माध्यम से या गोदान के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से जो वर्णन, जो त्रासदी का वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है वह अविस्मरणीय है और इस पर आज भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि किसानों की व्यवस्था आज भी दयनीय है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, आज भी उसकी पूंजी उसके लागत के मूल्य के बराबर नहीं मिल रही है। तो पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? तो यथार्थवादी कहानी के अंतर्गत आएगी। सेवा सदन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो सेवा सदन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है सेवा सदन। गोदान का प्रकाशन कब हुआ है? तो गोदान का प्रकाशन 1935 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का दलाल किसका उपन्यास है? दिल्ली का दलाल किसका उपन्यास है? तो दिल्ली का दलाल पांडे वेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। पांडे वेचन शर्मा ने लिखा है दिल्ली का दलाल। उपन्यास विदा के उपन्यासकार कौन हैं? उपन्यास विदा के उपन्यास कौन हैं? तो उपन्यासकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने किस उपन्यास में दहेज प्रथा व अनमेल विवाह का वर्णन किया है? मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में दहेज प्रथा या अनमेल विवाह का वर्णन किया है? जो उन्होंने जो अनमेल विवाह का वर्णन किया है वह है निर्मला। कौन है? निर्मला। निर्मला उपन्यासकार में जो मुंशी लाला राम के साथ निर्मला की शादी हो जाती, कम उम्र की वो लड़की रहती है और ज़्यादा उम्र का उसका वर रहता है, तो ये अनमेल विवाह के विषय में वर्णन करते हैं। और अनमेल विवाह में जो परेशानियां आती हैं या दहेज से जो घर बर्बाद होते हैं उसका पूरा विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, कृषक की त्रासदी से संबंधित प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है? तो कृषक की त्रासदी से संबंधित जो उपन्यास है वह है मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान। गोदान है। तो गोदान में जो दिखाया गया कि एक होरी किसान होते हुए अंत अवस्था में मजदूर की ओर बढ़ जाता है, यानी मजदूर बन जाता है, मजदूरी करने लगता है। उसे कल के साहूकार कैसे लूटते थे, कल के ज़मींदार उस पर कैसे टैक्स लगाते थे, कल के जो ढकोसलेबाज इस समाज के पाखंडी लोग हैं उस किसान को कैसे उसको लूटते हैं, पूजा पाठ का पाखंड दिखाते हैं, धर्म और मर्यादा की जो जजमानी दिखाते हैं, उसमें किसान हमेशा डूबता चला जाता है। पाखंड के नाम पे कहीं करही करो, कहीं मृत भोज खिलाओ, कहीं जो है बेटे की शादी करके लाया तो उसकी बैठकी दो, चाहे उसके पास अन्य ना हो। तो जो समाज का ढकोसलापन है उसको प्रेमचंद जी ने बराबर उजागर किया है। जो दशा पहले थी आज भी वही दशा है। कल जमींदार और साहूकार लूटते थे, आज पूंजीपति और सूदखोर लूटते हैं। किसानों की दशा में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, बहुत कम ही बदलाव देखने को मिलता है आज़ादी के बाद से वर्तमान सरकार की अवस्था तक। यहाँ तक कि सरकारें भी एसी के कमरों में बैठकर गन्ने का मूल्य निर्धारण करती हैं। अगर वो गन्ने का मूल्य एसी कमरों में बैठ के निर्धारित करती हैं तो एक दिन भरी दोपहरी में आके ईंख के खेत में गुड़ाई करें, एक खेत की बुआई करें, तब पता चले कि गर्मी के धूप में जो चटकती धूप होती है उसके गर्म से जो शरीर के में तपन होती है, तब वो मूल्य निर्धारित करने की इसका मूल्य कितना होना चाहिए, तब पता चले कि हाँ यह नेता वर्तमान के हमारे देश के किसान के हित में कार्य कर रहे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सा एक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है? तो वह है कायाकल्प। कौन सी? कायाकल्प। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।